प्यार का खुमार आशना को चढ़ गया था। आशना प्यार की स्वप्न नगरी में गर्वित के एहसास में गोते लगा रही थी। वो इस कदर इस खुमार में खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि गर्वित कब चला गया। गर्वित के जाने के बाद भी बहुत देर तक आशना अपनी नजरों से गर्वित को ढूंढती रही, बेजान मूर्ति की तरह। थोड़ी देर सीढ़ियों पे खड़े रहने के बाद जब बारिश की बूंदों का मेला उसे भिगोने लगा तो आशना ने होश संभाला गई और अपनी आंखों को उस फोटो से हटाते हुए उन हाथों की तरफ दौड़ाया जो उसकी कलाई थामे हुए थी। आशना सकपका गई जब उसकी आंखों ने उसके सामने गर्वित के चेहरे को पाया। आशना थोड़ी देर के लिए एकदम स्तब्ध रह गई, लेकिन जब उसकी नजर चाय के कप पे पड़ी जो गर्वित के हाथों में था तब उसे हल्की शांति प्राप्त हुई। गर्वित, क्या वो ऊपर मुझे देखने आया? वो अंदर कब आया? मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया? आशना के मन में अब ढेरों सवाल घूम रहे थे और उन्हीं सवालों के बवंडर में घूमते हुए आशना को एहसास हुआ कि उसके कानों में ईयरबड्स डले हुए हैं। आशना ने कभी खुद को ऐसे अनुपस्थित दिमाग के साथ नहीं पाया था। ये पहली बार था और इस वक्त उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गर्वित ने उसकी प्रतिक्रियाओं को देखा है या नहीं। अगर उसने देख लिया है तो उसे पता चल गया होगा कि आशना बीमार होने का सिर्फ ढोंग कर रही है। गर्वित को इस तरह अपने सामने देखकर आशना बहुत घबरा गई और कानों से ईयरबड्स को बाहर निकाला। चूंकि आशना को कोई अंदाजा नहीं था कि गर्वित कब अंदर आया है, इसीलिए आशना ने आगे से बोलने की हिमाकत नहीं की। हालांकि आशना ने अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी, लेकिन उसके कांपते हाथ उसके डर और चिंता का प्रमाण दे रहे थे। आधे मिनट तक कमरे में एकदम शांति रही। उसके बाद आशना के कानों में एक मध्यम आवाज आई और उसने देखा कि गर्वित ने चाय का कप बेड की टेबल पर रख दिया है। आशना ने मन ही मन सोचा, गर्वित चाय का कप लेकर मुझे शायद इसलिए देखने आया क्योंकि सुमित्रा दाई ने दादाजी को बोला होगा और दादाजी ने गर्वित को। अगर उसे पता चल गया कि मैं बीमार होने का ढोंग कर रही हूं तो उसे फिर से लगेगा कि ये मेरी कोई योजना है जिससे मैं अकेले में उसके साथ वक्त बिता सकूं। लेकिन अब तक तो उसे गुस्सा आ जाना चाहिए था। वो इतना शांत क्यों है? आशना अभी भी गहरे सदमे में थी। उसका सर नीचे था, इसलिए वो ये सब सोचते हुए गर्वित के हाव भाव को नहीं देख पा रही थी। लेकिन सामने आ रहे संकोच के बादलों को आशना ने हटाया और हिम्मत करते हुए अपने सर को ऊपर उठाया और उसने गर्वित को देखा। पहले भी जब किसी ऐसी स्थिति में वो दोनों अकेले होते थे तो गर्वित के चेहरे पर रोष साफ साफ दिखाई पड़ता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर उदासीनता के अलावा और कोई भावना नजर नहीं आ रही थी। आशना ने सोचा कि शायद कमरे से घुसते ही गर्वित मेरी तरफ आया है और उसे मेरी प्रतिक्रियाओं या फिर मेरे नाटक का कुछ भी पता नहीं चला है। हाँ, शायद ऐसी ही बात है और मैं फालतू में इतना परेशान हो रही हूँ। गर्वित तो मुझसे नफरत करता है और वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तो इतनी देर में कमरे में मुझे क्यों घूरेगा? ये सब सोचते हुए आशना ने राहत की सांस ली और अब उसकी चिंता और डर धीरे धीरे हटने लगा था। गर्वित ने उस चाय के कप को बिस्तर से सटी बेड टेबल पर रखा और बिना कुछ बोले वहीं खड़ा रहा। आशना को लगा कि गर्वित तो सिर्फ दादाजी के आदेशों का पालन करते हुए उसे ऊपर देखने आया है और उसे उसके बीमार होने या न होने से कभी फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन आज दादाजी ने उसे जो करने को बोला है उसे करने के बाद वो गया क्यों नहीं? गर्वित के असमान व्यवहार को देखते हुए आशना दोबारा बेचैन हो उठी। गर्वित ना तो गुस्सा हुआ और ना ही गया, तो क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि दादाजी ने उसे मेरे साथ समय बिताने के लिए कहा है? आशना ने अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हुए आखिरकार इस सोच के साथ बात को खत्म किया। आशना अपनी सोच को सच मान बैठी और अपने मन और दिल से डर और चिंता के बादलों को चीरते हुए एक लंबी सांस भरते हुए शांत भाव से गर्वित की तरफ देखी और बोली, आज दादाजी का जन्मदिन है, तुम्हें मेरे साथ रहने या समय बिताने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि आशना आगे कुछ और बोल पाती, गर्वित ने झुकते हुए चादर को हटाया जो आशना से लिपटी हुई थी और आशना को अपनी बाहों में उठा लिया। गर्वित,
आशना ने चीखते हुए पूरे कमरे को हिला डाला और चिल्लाते हुए उसे उस रात के दृश्य दिखने लगे जब उसने पहले भी गर्वित को उसके नाम से पुकारा था। और यही सोचते हुए आशना ने तुरंत अपने शब्दों को बदलते हुए कहा, साहब, छोटे हुकुम। गर्वित ने आशना की चीखों को नजरअंदाज किया और उसे भावहीन अपनी बाहों में उठाते हुए सीढ़ियों से नीचे बढ़ने लगा। जब गर्वित आशना को लेकर नीचे पहुंचा तो उसे माधवराज सिंधी कहीं नहीं दिखाई दिए। इसलिए उसने सुमित्रा दाई से कहा कि वो संजना को हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, और इससे पहले कि सुमित्रा दाई कुछ कह पाती वो आशना को उठाते हुए हॉल से बाहर निकल चुका था। गर्वित आशना को उठाए महल की चारदीवारी में घूम रहा था और वहीं दूसरी ओर आशना उसकी बाहों में अपने अरमानों को ढोंग से ही सही लेकिन पूरा होते देख रही थी। आशना का अरमान था कि वो किसी दिन गर्वित की बाहों में बैठे, और आज वो अरमान उसका पूरा हो गया था। गर्वित गाड़ी की तरफ पहुंचा और आशना को गाड़ी में बैठाते हुए जोर से दरवाजा को बंद किया। दूसरी तरफ से गर्वित भी गाड़ी में बैठा और बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी को पूरी रफ्तार के साथ बड़े राजमहल से बाहर निकाला। गाड़ी को तेज रफ्तार में भगाता देख और रोड पर लगे लैंप पोस्ट की पीली धुंधली रोशनी को अपने चेहरे से लगातार आर पार होता देख आशना के मन में घबराहट होने लगी थी। उसे नहीं पता था कि वो बहुत संवेदनशील बनी रहे, लेकिन उसे इतना पता था कि गर्वित के साथ कुछ तो गलत था। उसने अपने दिमाग के घोड़ों को खूब दौड़ाया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। वो जवाब नहीं ढूंढ पाई। शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी या अति संवेदनशील हो रही थी। आशना परेशान हो रही थी, लेकिन जब उसने मन में उठ रहे अतरंगी विचारों को हटाने का सोचा ही था कि तभी एक जोरदार धक्के ने उसे पूरा हिला डाला और वो आगे की तरफ खींची चली गई। रोड पर गाड़ी के टायर की आवाज रेंगती हुई उसके कानों में आई और एक धक्के के साथ गाड़ी रुक गई। उस सुनसान सड़क पर उस आवाज ने कोहराम मचा दिया था और कानों को हल्का बहरा भी बना दिया था। गाड़ी के एकाएक रुक जाने से और उस आवाज से आशना एकदम भयभीत हो गई थी, और तब उसे एहसास हुआ कि तेज रफ्तार से दौड़ रही गाड़ी अब एक वीरान इलाके में शांत खड़ी है। गर्वित ने अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? विचारों का पिटारा फिर से खुलने लगा था। आशना ने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, और जैसे ही उसने अपनी गर्दन को बाईं ओर मोड़ते हुए गर्वित की तरफ देखा और अगले ही पल उसे सीट बेल्ट के खुलने की आवाज आई। आशना का सीट बेल्ट खुल चुका था और उसे अंदेशा हो गया था कि अब कुछ बुरा होने वाला है। कुछ ही पल में आशना को एहसास हुआ कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इसका मतलब ये है कि गर्वित ने बड़े राजमहल में गुस्सा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसने आशना के ढोंग को नहीं पहचाना था, बल्कि इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे अपना गुस्सा वहां नहीं दिखाना था, जबकि उसे आशना के नाटक के बारे में सब कुछ पता था। जब वो दोनों बड़े राजमहल में थे तब गर्वित को डर था कि अगर उसने अपना गुस्सा यहां दिखाया तो दादाजी की नजरों से वो बच नहीं पाएगा। इसलिए उसने आशना को हॉस्पिटल ले जाने के बहाने वहां से निकाला था। इस वक्त वो दोनों बड़े राजमहल से काफी दूर थे और यहां गर्वित को डराने वाला कोई नहीं था और वो अपनी भावनाएं और प्रतिक्रिया साफ तौर पे जाहिर कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, आशना को गर्वित का अभिनय पसंद नहीं आया था। आशना जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है और परिस्थिति को भांपते हुए उसने गर्वित से बचने के लिए पूरी ताकत लगाते हुए कार के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन गर्वित उससे एक कदम आगे निकला। इससे पहले कि आशना दरवाजे के हैंडल तक पहुंच पाती, गर्वित ने उसे दबोच के पकड़ लिया और पूरी ताकत से आशना के ऊपर चढ़ गया। वो दोनों कार में थे और गर्वित की इस हरकत ने आशना के पूरे शरीर को कपा दिया था। आशना पागलों की तरह गर्वित से बचने का संघर्ष कर रही थी। अपने हाथ पैर को हवा में इस तरह चला रही थी मानो तोप से गोली बरस रहे हो। कार में इतनी जगह नहीं थी कि वो उस संघर्ष से गर्वित को हटा पाती, और थोड़ी ही देर में जब आशना की शक्ति जवाब दे गई, आशना को दया की भीख मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, भले ही गर्वित कितनी ही बर्बरता क्यों न कर ले। आशना ने बहुत संघर्ष किया, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन उसने गर्वित के सामने कभी भी दया की भीख नहीं मांगी, क्योंकि वो जानती थी कि गर्वित उससे बदला ले रहा है और उसकी इज्जत नीलाम कर रहा है।
तो दया की भीख मांगने से भी उसके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। गर्वित के सामने दया की भीख मांगने से अच्छा वो भरपूर प्रयास करते हुए अपनी इज्जत को बचाने के लिए ज्यादा इच्छुक थी। लेकिन इस बार गर्वित उसके साथ ये दरिंदगी कार में करने वाला था, खुलेआम सड़क पर। आशना शर्म से पानी पानी हो चुकी थी और ऐसी दरिंदगी को सोचते हुए उसका शरीर कांप उठा था। आशना ने धीमी और साफ आवाज में गर्वित से भीख मांगते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, मैं दोबारा तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी, प्लीज प्लीज। गर्वित ने अपनी पकड़ को और मजबूत कर दिया, मानो जैसे आशना की दया की भीख उससे सुननी ही ना हो। गर्वित के शरीर से उसके परफ्यूम की खुशबू के साथ साथ तंबाकू की हल्की खुशबू एक ताजगी का एहसास दे रही थी। ये वही खुशबू थी जिससे आशना को गर्वित का जुनून सवार होता था। लेकिन इस वक्त वो खुशबू जो सीधे आशना की नाक में जा रही थी, उससे डर और दर्द के अलावा उसे और कुछ महसूस नहीं हो रहा था। आशना हिम्मत हार चुकी थी क्योंकि उसने शुरुआत में ही अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल कर लिया था और जब गर्वित ने अपनी ताकत बढ़ाई तो आशना का सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। आशना ने गर्वित के होंठों को अपनी गर्दन पे महसूस किया जो लगातार उसे काट रहे थे। ये सब होता देख आशना को बीती हुई रातों की याद आ गई जो उसने पहले भी गर्वित के साथ गुजारी थी। अपनी कांपती हुई आवाज से उसने गर्वित को कहा, मैं तुमसे भीख मांगती हूं, प्लीज ये मत करो। मेरा बीमार होने का नाटक तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सामने गर्वित था जिसने पहले की तरह इस बार भी उसकी दया की याचना को ठुकरा दिया और अनसुना करते हुए एक तेज आवाज के साथ आशना के कपड़ों को फाड़ दिया। एक बार फिर अपनी बची कुची ताकत का इस्तेमाल करते हुए आशना ने हल्का संघर्ष किया, लेकिन वो विफल रही और एक कांटे में फंसी मछली की तरह अपनी मौत के इंतजार में फड़फड़ाने लगी। अब आशना के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय अपने शरीर को सुनसान सड़क पे कार में बर्बरता से उपयोग होते हुए देखने के अलावा वो और कर भी क्या सकती थी। निराशा और शर्म की लहर ने आशना को पूरा डुबो दिया था। शायद अपने आप को लाचार और शर्मनाक महसूस करते हुए आशना की आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी और रोते रोते आशना ने कहा, प्लीज मत करो, प्लीज मुझे जाने दो। मैं कसम खाती हूं मैं तुमसे हमेशा दूर रहूंगी, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। आगे क्या होगा? क्या आशना की दया याचना पे गर्वित को कोई तरस आएगा या उसकी दरिंदगी सारी हदें पार कर देगी? क्या आशना को कोई बचाने आएगा या ये रात आशना के लिए दरिंदगी की सबसे खौफनाक रात होगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान।